हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। साथ में उस संबंध को हम लोग निकालेंगे। ठीक, साथ ही हम लोग देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है और आवर्धन के लिए जो सूत्र होता है m बराबर माइनस v बटा u, इसका भी आज हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में संबंध। बच्चों, तो किसी भी गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। लिख देते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। समझ गए? फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। मान लेते हैं बच्चों, माना कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो, तब f बराबर r बटा 2 होता है। बच्चों देखिए, फोकस दूरी त्रिज्या के आधा होता है और यही हमें निकालना है। इसका फील देख लीजिए, क्या कह रहे हैं हम। हमारे पास ये कोई अवतल दर्पण है और ये बच्चा अवतल दर्पण का ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ और ये केंद्र हुआ। तो बच्चों, केंद्र से ध्रुव का जो ये डिस्टेंस होता है इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। और ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ये हमारा ध्रुव, ये फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी जो होता है ना बच्चा, त्रिज्या का मतलब इस वाला डिस्टेंस का ये आधा होता है। कहने का मतलब कि हमारा ध्रुव है और ये केंद्र है, तो इसके बीच में मिड पॉइंट हमारा फोकस होता है, मध्य बिंदु होता है। यानी ए वाला यहाँ से हो गया एफ और ए वाला हो गया एफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा त्रिज्या एफ प्लस एफ यानी 2f के बराबर होता है। यानी एफ बराबर r/2 यानी फोकस दूरी त्रिज्या के आधा होता है। चलिए, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, निकालते हैं। चलिए, तो बच्चों, इसके लिए आपको प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का जरूरत होगा। ठीक है, इसलिए आप प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को वीडियो अवश्य देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए बच्चों, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि f बराबर r/2। ठीक, यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। चलिए बच्चों, तो हम सबसे पहले आपको अवतल दर्पण में प्रूफ कर देते हैं। आप लोग उत्तल दर्पण में कर लेना। चलिए, तो हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, एक फोकस, C केंद्र और इधर अनंत। दर्पण के नाम दे दिए बच्चों m'। तो लिख देते हैं हमारे पास m' दर्पण है, तो लिख देते हैं माना कि m' अवतल दर्पण है। और बच्चों, इस दर्पण का ध्रुव P है, तो यह लिख रहे हैं कि जिसका ध्रुव P है
चलिए हमारे पास अवतल दर्पण एम ए में डैश हुआ, ध्रुव पी हुआ और एफ हमारा मुख्य फोकस है तथा एफ मुख्य फोकस है, एम एम डैश दर्पण हुआ, एफ फोकस हुआ, सॉरी पी ध्रुव हुआ, एफ मुख्य फोकस एंड बच्चों सी हमारा तथा और लिख देते हैं यहाँ पे और सी वक्रता केंद्र है। ठीक, चलिए सबके सब बच्चों हम लोग फिगर से लिखते हैं, चित्र से। देखिए चित्र से कैसे, अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो दर्पण है ना उसका नाम क्या हुआ, एम एम डैश, पी क्या है ध्रुव है, एफ क्या है मुख्य फोकस, सी क्या है अनंत हुआ, तो लिखे एम एन अवतल दर्पण जिसका ध्रुव पी, एफ मुख्य फोकस, सी वक्रता केंद्र। चलिए उसके बाद बच्चों थोड़ा बड़ा बना दें, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक, ताकि आप लोगों को ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियरिटी आ जाए। सेम वही हमारा एम एम डैश दर्पण है। बच्चों एक हम किरण ले रहे हैं मुख के समांतर, देखिए इसका नाम दे दिए ए बी। तो ए बी बच्चों एक आपतित किरण है, आपतित किरण। ये क्या होता है, किसी बिंदु से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। तो बच्चों एक विशेषता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुखज के समांतर आता है ना तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाता है। तो ये आपकी प्रकाश की किरण बच्चों यहाँ से परावर्तन के बाद सीधा फोकस से निकल जाएगा। बात समझ में आया, यह जा रहा है फोकस से, ठीक। अब देख लीजिए ये हमारा हो गया आपतित किरण और टकरा के गया तो इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। बच्चों प्रकाश के परिवर्तन के नियम का वीडियो अवश्य देखें, मजा आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों को गोलीय दर्पण पढ़ाए थे, उसके बाद हमने बताया था कि गोलीय दर्पण के ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। वीडियो का रेगुलर देखें, मजा आ जाएगा। चलिए तो बच्चों केंद्र से हमारा केंद्र से कहीं भी मिला देते हैं ना दर्पण से तो हमारा लंब हो जाता है। तो उसी तरह से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा केंद्र है इस केंद्र से यहां हम इस बिंदु बी को मिला देते हैं, देख लीजिए। यस, तो कह सकते हैं बच्चों कि बीसी हमारा लंब है, तो यहां पे लिख देते हैं तथा साथ ही बीसी किस पर, बिंदु बी पर अभिलंब है। चलिए इतना नोट कीजिए बच्चों, स्पेस अच्छा से बचेगा तो ऊपर अच्छा से प्रूफ कर लेंगे। नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए ना। हाँ एक बार हम सबको फिर से कर देते हैं। हमारे पास बच्चा एम एन अवतल दर्पण, पी ध्रुव, एफ मुख्य फोकस, सी वक्रता केंद्र, बीसी हमारा अभिलंब। चलिए नेक्स्ट बच्चा, ये सबको मिटा रहे हैं, केवल फिगर को रहने देंगे, क्वेश्चन भी मिटा देते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए हमारा बीसी अभिलंब हो गया। बच्चों ये आपतित किरण अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना उसे आपतन कोण कहा जाता है। उसी तरह से ये हो गया अभिलंब, ये हो गया परावर्तित किरण, तो इसके बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण, ठीक बच्चों। और इस कोण को बच्चों हम कह सकते हैं कि ये आपतन कोण होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए एकांतर कोण है, ठीक। चलिए चाहे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, आएगा ही आपको, ये आई ही होगा। चलिए तो हम प्रमाण में लिख रहे हैं बच्चा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या कहता है बच्चा, कि कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए कोण आई का वैल्यू देखिए, कोण आई किसको कहेंगे, कोण बी ए बी सी, कोण आई मतलब हो गया कोण ए बी सी बराबर, और देखिए ए वाला कोण, तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी एफ। देखिए देखिएगा सी डी एंड एफ, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल बराबर में कोण सी बी एफ
किस नियम से लिखे बच्चों? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। अब बच्चा हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये मेरे लाल एकांतर कोण है। देख लीजिए कोण ए बी सी, देखिए ए वाला एंगल, साथ में कोण बी सी एफ यानी ए वाला एंगल बचा यहां से। ए वाला एंगल, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। हमें पता है कि कोई समांतर रेखा को इस तरह से काटता है तिर्यक रेखा, था ए वाला एंगल एकांतर कोण होता है। तो देख लीजिए ए वाला हमारा कोण आई है और ए वाला आर है, तो एकांतर कोण बराबर है। चलिए तो बच्चों इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम क्या पा रहे हैं? समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि कोण ए बी सी कोण सी बी एफ के बराबर है, कोण ए बी सी कोण बी सी एफ के बराबर है। इस तरह से कोण सी बी एफ कोण बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। यानी ए बी सी की जगह हम लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे ए बी सी बराबर सी बी एफ है, तो यहाँ पर है कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, तो ए बी सी की जगह हम इतना रख रहे हैं, यानी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ठीक, देख लीजिए ए बी सी बी एफ के बराबर है, यहाँ पर ए बी सी बी सी एफ के बराबर है। तो इस ए बी सी का मान जो सी बी एफ है यहाँ पर रख दिए, तो सी बी एफ किसके बराबर हो गए? बी सी एफ। अब ये क्या कह रहा है बच्चों? ए कह रहा है हमारे पास कि सी बी एफ अर्थात ए वाला कोण, साथ में कोण बी सी एफ यानी ए वाला कोण कारण आपस में बराबर है। बच्चों जैसे ही ए वाला कोण आपस में बराबर हो गया तब त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज हम इसकी बात कर लेते हैं बी सी एफ। देखिए ए वाला कोण आर है और ए वाला कोण आई है। बच्चों ये दोनों कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज सी बी एफ या बी सी एफ कौन त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है। इसीलिए बच्चा त्रिभुज बी सी एफ एक, इसको थोड़ा मिटा दें, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना? बी सी एफ कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बच्चों मिटा दें इतना, यस नोट कर लीजिए, फिर से समझा दें। देखिए हमने कुछ नहीं किया, पहले प्रकाश के प्रवर्तन कैसे, देखिए आपतित किरण प्रवर्तित किरण नहीं हो गया है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर, तो वही लिखे कोण ए बी सी कोण सी बी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हो गए प्रकाश के प्रवर्तन के। दूसरा ए वाला एंगल इस वाला एंगल इससे एकांतर कोण है, तो लिख दिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण है। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं ए बी सी सी बी एफ के बराबर कोण ए बी सी बी सी एफ के बराबर, इस तरह से कोण सी बी एफ और बी सी एफ आपस में बराबर। जैसे ही बच्चों कोण हमारे पास बी सी एफ एंड सी बी एफ बराबर हो गया, मतलब दोनों बराबर, तो त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज तो इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। यस मिटा रहे हैं, चलिए मिटा रहे हैं हम, मिटा रहे बच्चा, यस। अब हमारे पास ये जो त्रिभुज है ना बच्चा, त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख कोण का सम्मुख मतलब इस कोण का सम्मुख भुजा ए हो गया और इस कोण का सम्मुख भुजा ए हो गया, सामने वाला कोण सम्मुख भुजा होता है। इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारा जो सी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी एफ के। इसीलिए सी एफ बराबर हो जाएगा बच्चा बी एफ। फिगर में देख लीजिए ए कोण आपस में बराबर है, तो इस कोण की सम्मुख भुजा सामने की भुजा ए हमारा हो गया सी एफ, और इस कोण की सामने की भुजा यस यस ए हमारा ए हो गया, मतलब सी एफ भुजा, ए जो भुजा है आपको बच्चों थोड़ा डार्क कर देते हैं, सी एफ भुजा आपको बी एफ भुजा के बराबर हो गया। यस ठीक। अब बच्चों समीकरण 3 कर देते हैं, जहां इसकी जरूरत होगा उसका उपयोग करें। अब हम लिख सकते हैं बच्चा कि बी एफ बराबर पी एफ। यदि हाँ तो क्यों लिख सकते हैं, सोचो। हम लिख रहे हैं कि बी एफ मतलब यहां से ई वाला दूरी और साथ में पी एफ मतलब ध्रुव से मुख फोकस की दूरी यानी फोकस दूरी, ये आपस में बराबर है।
क्या आपको देखने में लग रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, बी एफ एंड यहाँ से पी एफ, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ये वाला दूरी ज्यादा है, ये वाला कम है, लेकिन हम लिख दिए दोनों बराबर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, यदि बिंदु बी पी के बहुत बहुत एंड बहुत निकट होता, बहुत बहुत निकट होगा ना बच्चा, तब हम लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर पी एफ, मतलब ए वाला दूरी के बराबर है। कैसे? देखिए, इसको मिटा के हम क्लियरिटी लाना चाहेंगे। कैसे? देखिए, हम कैसे लिख दिए कि भाई बी एफ पी एफ के बराबर है। देखिएगा, ये हमारे पास दर्पण है, मुखर के समांतर किरण है एंड ये बच्चा फोकस से गया, ये हमारा फोकस, ठीक, और ये हमारा ध्रुव और ये बिंदु P है और ये हमारा F है। तो हम क्या लिखे? बी एफ यानी ए वाला दूरी, बच्चा देखना ध्यान से, ए वाला दूरी, साथ में क्या लिखे? पी एफ, ए वाला दूरी आपस में बराबर है। सोचिए, आपतित किरण हम बिंदु बी पर अभी टकरा रहा है। यदि हम ये मान रहे कि आपतित किरण हमारा यहाँ हो, तो देखिए बिंदु बी कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ गया। अब हमारा बी एफ देख लीजिए, ए हो गया। अब लग रहा है कि बी एफ पी एफ के बराबर। यदि आपतित किरण और बिंदु पी के निकट होता, देखिए पहले यहाँ पर था, अब बिंदु बी के निकट आया, बिंदु पी के और निकट बच्चा, और निकट। अब देखिए बिंदु बी अगर हम यहाँ लेते कि बिंदु बी है, ये आपका चॉइस है, कहीं भी ले सकते हैं। ये तो आपको क्लियरिटी लाने के लिए, दूर दिखने के लिए और फिगर आपको स्पष्ट रूप से दिखने के लिए हम इतना आगे लिए थे। देखिए, जब बिंदु बी, अब देख सकते हैं यहाँ था, फिर यहाँ था, पी के बहुत निकट आया। आप देखिए पी एफ कितना हो गया। आप देखिए, क्या बी एफ एंड पी एफ लगभग बराबर हो रहा है। और निकट ले लेते हैं बच्चा कि बिंदु बी पी के बहुत बहुत निकट। आप देख लो तो बी एफ यहाँ से ए वाला दूरी और यहाँ से ए वाला दूरी, देख लो, आप लोगों को तो दिख भी नहीं रहा होगा, बराबर कह सकते हैं। इसी तरह से बच्चों थोड़ा और क्लियरिटी ला देना चाहेंगे, ये बिंदु पी है और हमारा ये जो मुख हाथ के समांतर किरण आ रहा है बच्चों, पी के बहुत 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 एंड बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट, यहाँ पे बिंदु बी और ये हमारा पी, तो फोकस से जाएगा टकरा के बच्चा। आप देखिए, ये हमारा बी एफ एंड पी एफ में कितना का अंतर है, लगभग दोनों बराबर है। इसीलिए हम लिखे बच्चों कि बी एफ बराबर पी एफ। तो मेरा मानना यह था कि इस केस में जो आपतित किरण अभी बिंदु बी देख रहे हैं, वो बिंदु बी दरअसल इतना दूरी पर ना होकर एकदम बहुत 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 क्लोज हो जाए पी के, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब बच्चों हम पीसी को कैसे लिख सकते हैं? देखिए तो इस डिस्टेंस को, पीसी को देखें तो किसी भी रेखा के लिए ये हमारा पी है, ये हमारा सी है और बीच में एफ है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि पीसी बराबर बच्चा, पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब हमारा टोटल यहाँ से जो सी पी है, पीसी है, सी से पी की दूरी, ये दो दूरी से बना है, सी से एफ की दूरी ये वाला डिस्टेंस एंड पी से एफ की दूरी ये वाला, दोनों मिला के हमारा ये हो जाएगा पीसी। बच्चा पीसी, सी एफ देखिए, सी एफ किसके बराबर है? बी एफ के, और बी एफ किसके बराबर है? पी एफ के। तो कह सकते हैं सर सी एफ और पी एफ भी आपस में कौन सी है? बराबर। तो सी एफ की जगह कितना लिख दिए? पी एफ लिख दिए। बात समझ में आए? देखिए सी एफ बराबर है बी एफ के, अब बी एफ बराबर है पी एफ के, इसका मतलब पी एफ और सी एफ आपस में बराबर है। लिख देंगे, छोड़ दे। चलिए आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? नहीं तो कमेंट कीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं बच्चा कि सी एफ किसके बराबर है? बी एफ के। तो मान लीजिए कि सी एफ अभी 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ बच्चा सी एफ और बी एफ बराबर है, तो बी एफ भी कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर हो, क्योंकि दोनों बराबर है। अब बी एफ हमारा कितना है? बी एफ हमारा 6 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं, और बी एफ किसके बराबर है? पी एफ के। तो बच्चा बी एफ और पी एफ आपस में बराबर है, तो हमारा बी एफ 6 है, तो पी एफ भी कितना हुआ? 6। तो इस तरह से देखिए तो सी एफ भी 6 हो गया, पी एफ भी 6 हो गया, मतलब सी एफ और पी एफ आपस में क्या है? बराबर था, सी एफ बराबर पी एफ। तो हम क्या करेंगे बच्चा, सी एफ का जगह लिख दिए पी एफ, साथ में लिख दिए पी एफ। अब देखिए पी सी, पी एफ एगो हो गया 2 पी एफ, और यहाँ से बच्चों यदि हम पी एफ निकाल दें तो ये हो जाएगा पी सी बटा में 2। पी एफ क्या है?
पी एफ का मतलब बिंदु पी से बिंदु एफ की दूरी। तो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोकस दूरी कहते हैं। पीसी क्या है? पीसी का मतलब है कि बिंदु पी से बिंदु सी की दूरी, यानी ध्रुव से सी मतलब केंद्र, तो ध्रुव से केंद्र की दूरी को ही तो हम कहते हैं बच्चों वक्ता त्रिज्या। मतलब पीसी हमारा हो गया वक्ता त्रिज्या। तो देखिए क्या यही प्रूफ करना था? यस बच्चा, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग बच्चों आवर्धन में प्रूफ कर लेते हैं। मिटा दें? यस। चलिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं मेरे लाल कि आवर्धन बराबर हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि m बराबर एच डैश बट्टा एच, साथ में पढ़ चुके हैं बच्चा माइनस भी बट्टा यू। तो आज हम यही आपको निगमन करने जा रहे हैं कि आवर्धन का सूत्र माइनस भी बट्टा यू होता है। ठीक, देखिए कैसे। हमारे पास एक अवतल दर्पण है बच्चा, और ये अवतल दर्पण का अक्ष हो गया हमारा। बड़ा लेना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि सब कुछ फिगर का ही खेल है। ऑफ कोर्स। चलिए, ये हमारा ध्रुव हुआ, ये हमारा फोकस हुआ, ये हमारा केंद्र हुआ, और इधर अनंत। चलिए, एक वस्तु को हम रख रहे हैं बच्चों C और F के बीच में। तो हम सभी जानते हैं कि वस्तु को C और F के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनेगा। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। चलिए, तो C और F के बीच में रखे, इससे एक किरण लिए मुखज के समांतर, दर्पण से टकराया और एग्जैक्ट फोकस से गया। ठीक, चलिए दूसरा बच्चों आयु कोण के साथ ले लिए। यहां से किरण निकला, आयु कोण पर आया और आर कोण से परिवर्तन होकर इस तरह से गया। चलिए बच्चों, तो हमारा प्रतिबिंब बन गया किसके बीच में? सी और अनंत के बीच में। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर बच्चों ये जो वस्तु रखे हैं ए एंड बी, और इसका प्रतिबिंब जो बना, चूंकि दर्पण के नीचे बना तो वास्तविक बना, ए डैश हुआ और बी डैश हुआ। अब हम दो गो त्रिभुज को बच्चा समरूप कर रहे हैं। त्रिभुज ए पी बी, ए वाला त्रिभुज, साथ में त्रिभुज ए डैश बी डैश पी को सबसे पहले कुछ लिख लेंगे। वही कि मान लेते हैं बच्चा वही कि हमारे पास एक दर्पण है एम एम डैश, जिसका ध्रुव पी है और एफ मुख्य फोकस है एंड सी वक्ता केंद्र है, और हमने एक वस्तु को रखा बच्चों सी और अनंत के बीच में, सी और एफ के बीच में ए बी, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और सी और अनंत के बीच में बनता है ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, चलिए तो हम लिख देते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए थोड़ा दिक्कत होगा, कहीं पे मैनेज कर लेना है ना। लिख रहे माना कि, एक मिनट देख लेते हैं सभी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट बच्चा, चलिए वेलकम बैक बच्चों, दिख ही रहा है अच्छा से। हाँ चलिए, तो माना कि एम एन सॉरी एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा F मुख्य फोकस है, और P ध्रुव हो गया, F मुख्य फोकस एंड C वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चा। अब क्या कर रहे हैं
हमने एक बिंब को, एक वस्तु को लिया है किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। हमने एक वस्तु ए बी को यहां पे लिख रहे हैं, सी और एफ के यहां पे बीच में रखा है। इसके बाद यहां पे जिसका वास्तविक प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनता है। ठीक, चलिए इतना नोट कीजिए तो बच्चा, स्पेस कम होने के कारण चलिए मिटा रहे हैं। यस, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखें। अब देखिए परमाणु बच्चा, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए डैश पी बी डैश में देखिए, इस वाला त्रिभुज में ये ध्यान से देखिए, आई कोण के साथ आया बच्चा है, आर कोण के साथ चला गया, और यहाँ जो हमारा यहाँ से जो हमारा त्रिज्या है बच्चा, यहाँ पे लंब का कम कर दिया। तो पहला तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज में आई कोण आर के बराबर है। कोण आई बराबर कोण आर। किसी भी त्रिभुज को अगर आप समरूप करना चाहते हो तो दो कोण बराबर कर देना। ठीक, तो हम दो कोण बराबर कर देते हैं। पहला कोण तो कोण आई कोण आर के बराबर हो गया। दूसरा देखिए, हमारा एक कोण 90 डिग्री है, जहां पे हमने वस्तु को रखा, साथ में जहां प्रतिबिंब बना है वो भी 90 डिग्री। यानी बच्चा कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए बच्चों, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गए। जैसे ही दो कोण आपस में बराबर हो गए बच्चों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। इसीलिए हम लिख देते हैं नीचे, त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। यस, चलिए, या तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा कि त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज ए डैश पी बी डैश। दोनों एक ही बात है, संगत भुजा और संगत कोण हमेशा बराबर होना चाहिए। फिर से इतना मिटा दे। यस, चलिए अब बच्चों एक और समरूप त्रिभुज की भी विशेषता होती है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं बच्चों, तो उनकी सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये त्रिभुज, हम लोगों ने देखा कि त्रिभुज ए पी बी असमरूप त्रिभुज, यहां से बच्चा ए डैश पी बी डैश। तो बच्चों हम अनुपात बराबर कर देते हैं। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं संगत भुजा। यहाँ देखिए, इसका संगत भुजा ये है, तब हो जाएगा ए डैश बी डैश भट्टा में ए बी। ये कैसे संगत है, देखिए ए बी हमारा ए वस्तु को चाहिए, प्रतिबिंब को चाहिए, एक्स के ऊपर और नीचे। इसी तरह से बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं बराबर में बी डैश पी, मतलब यहाँ से लेकर ध्रुव से, सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब अच्छा, जहाँ प्रतिबिंब बना है ए वाला पी बी डैश, उसी तरह से बच्चा इस त्रिभुज में इसका संगत भुजा हो जाएगा ए वाला पी बी। बड़े वाला त्रिभुज के लिए ए हो गया बड़ा भुजा, और ई वाला त्रिभुज के लिए बच्चों ए बी पी के लिए ए हो गया इसका संगत भुजा। तो इसका नाम हो गया बड़े त्रिभुज का बी डैश पी, और इसका हो गया बी पी। यस, चलिए अब बच्चों ए डैश बी डैश क्या है, देखिए तो ए डैश बी डैश हमारा, ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश हमारा
ए डैश बी डैश, ये तो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ए डैश बी डैश हमारा हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई बच्चों, यहाँ सब चीज अब हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखते हैं, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और चूंकि दर्पण के नीचे है तो नीचे अक्ष के नीचे है, तो बच्चों अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक। तो प्रतिबिंब अक्ष के नीचे बन रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊंचाई को हम एच डैश निगेटिव कहेंगे, यानी हमारा हो गया बच्चा एच डैश माइनस का। ठीक, अब ए देख लीजिए, वस्तु की ऊंचाई है, ए भी हमारा क्या है, वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु की ऊंचाई देख लो, अक्ष के ऊपर है, तो अक्ष के ऊपर है तो वस्तु की ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह से बच्चों और इधर देख लीजिए, हमारा यहाँ बी डैश पी क्या है, बी डैश पी, तो बच्चों ये ध्रुव, और ये क्या है, यहाँ पर तो हमारा प्रतिबिंब बना है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब जहां पर बना है उसकी दूरी को हम प्रतिबिंब की दूरी कह रहे हैं। तो हमारे पास बच्चा यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि बी डैश पी ये हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी बच्चों देखिए, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बताए थे कि इधर के सभी दूरी धनात्मक होता है, यहाँ से इधर के सभी दूरी ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते बच्चों। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि दर्पण की इस जब भी बने ना बच्चों तो माइनस, उस साइड बने तो प्लस, ऊपर बने तो प्लस, नीचे बने तो माइनस। तो देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से ही वाला हो गया, तो हमारा माइनस हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से पी भी क्या है, बिंदु पी एंड बी के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वस्तु रखा गया, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, इसे यू से सूचित करते हैं, यानी बीपी हमारे पास हो गया बच्चों वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम कौन चीज सूचित करेंगे, यू से। ये भी चूंकि इस साइड में है तो बच्चों इसको हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यस, चलिए अब क्या कर रहे हैं, इस वाला फार्मूला में सब रख रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे रख रहे हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया हमारा माइनस, ए बी हो गया हमारा बच्चा एच, बराबर में उधर देख लीजिए बी डैश पी यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस बी, बीपी क्या हो गया वस्तु की दूरी माइनस 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 प्लस हो गया बच्चा। अब सभी को मिटा दें, फिगर ही मिटा देते हैं, फिगर की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों ये माइनस आई एच डैश, अब आई एच को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु को चाहे तो हम इसको आवर्धन कह दिए, और ये हमारा हो गया v बटा यू। बच्चों माइनस को साइड भेज दिए तो ये हो गया माइनस v बटा यू। याद रखिए बच्चों, यहाँ ये जो आवर्धन का माइनस साइन बताता है, ये माइनस मात्र हमें इतना बताता है बच्चा कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। ठीक, तो हमारे पास आवर्धन हो गया m बराबर माइनस v बट्टा यू, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।